डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, नहीं, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेशनलिज्म ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल और इज्म से। नेशनल का अर्थ होता है राष्ट्रीय और इज्म का मतलब होता है वाद, यानी राष्ट्र के लिए वाद, ठीक। और इसी से बना है नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक। जैसे राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक राजनीति की देन है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म क्या है, एक मॉडर्न पॉलिटिक्स का देन है, ठीक। तो जिससे क्या होता है कि राष्ट्रीय चेतना का यह प्रतिफल है, यानी कि राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीय चेतना का प्रतिफल है। इससे क्या होगा कि समाज में सांस्कृतिक परिवेश का निवास होगा, यानी कि समाज में सांस्कृतिक परिवेश का निवास होगा, जिससे एकता की भावना आएगा। तो जैसे ही एकता की भावना आएगा तो राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं और इसके आगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जब पुनर्जागरण का काल था, उसी समय राष्ट्रवाद की अवधारणा आ गई थी। तो जैसे 18वीं और 19वीं, यानी नहीं 18th और 19th सेंचुरी में ही इसका विकास आरंभ हो गया था, या विकास उसी समय शुरू हो गया था। लेकिन एक्चुअल में देखा गया था कि जब 1789 यानी 1789 में जब महान क्रांति हुई, यानी कि फ्रांस की महान क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें नेशनलिज्म की अवधारणा को ज्यादा से ज्यादा देखा गया था। तो अब ज्यादा से ज्यादा देखा गया था क्योंकि उस समय जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, नहीं तो वो पहली क्रांति थी, नहीं राष्ट्रवाद के लिए देखा जाए तो वह पहली क्रांति थी, क्योंकि वहां पे जो शासक था निरंकुशवाद था, नहीं निरंकुशवाद था, जिसके कारण लोगों का वो दमन ज्यादा से ज्यादा करता था। तो यही सब देख करके जनता जो है सशक्त रूप से एकजुटता दिखाते हुए वहां के शासकों का विरोध करने लगा, ठीक। तो विरोध करते करते ये धीरे धीरे ये एकता की भावना लोगों में जागृत होने लगी। जागृत होते होते ये चलता चला गया। जब 1830 यानी 1830 के पास जब पहुंचा, उस समय देखा गया कि राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो पुनः बदल सी गई है। नहीं, जो पहले जिस तरह का कार्य किया जाता था राष्ट्र के प्रति, उससे बहुत ज्यादा बदलाव दिखने को मिलने लगा। यानी राष्ट्रवादी विचारधारा की अवधारणा लोगों के अंदर समाहित होने लगी। अब समाहित जैसी ही होने लगी तो ये चीज जो फ्रांस से शुरुआत हुई, तो ये जर्मनी में, इटली में एकीकरण हुआ, नहीं। अब ये देखते देखते पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, यूनान हो गया, ये सभी देशों में राष्ट्रवाद की लहर फैल सी गई। तो लोगों को ये लगने लगा कि राष्ट्रवाद किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह एकता के धागों में लोगों को बांधे रखता है, नहीं एकता के धागों में बांध कर देश के प्रति कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हम लोग राष्ट्रवाद की अवधारणा को देखते हैं, नहीं क्या है कॉन्सेप्ट ना, नेशनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है।
तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अगर सामान्य अर्थों में देखा जाए तो इसका अर्थ लगाया जा सकता है। ठीक, तो नेशनलिज्म का अर्थ लगाया जा सकता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं कि राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास है। यानी कि राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विचार है। अब इसमें क्या देखा गया है कि इसमें भाषा हो, नस्ली हो, आवासीय आधार नहीं, एकदम ये आवासीय आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे इसका विकास होना चाहिए। ठीक, और इसमें बात क्या किया गया कि धर्म भी राष्ट्र का ही आधार होता है, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, कोई भी धर्म हो, ये भी एक राष्ट्र का क्या है, आधार है। तो जैसे फ्रांसीसी दार्शनिक यानी कि फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन, ये 19th सेंचुरी में एक व्यापक रूप से राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है। नहीं, तो व्यापक रूप से राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है। इससे लोगों में देश के प्रति एकता की भावना को झकझोर के रख दिया। नहीं, लोग राष्ट्रवाद के प्रति जो है ज्यादा उदार देखने लगे और लोग एकजुट होकर जो है देश में राष्ट्र की भावना को कायम करने का प्रयास करने लगे। फिर उसी समय फ्रांसीसी जो कलाकार थे सौरियो, नहीं तो सौरियो के द्वारा भी अपने चित्रण के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कोई फोटो बनाया जाता है तो उस फोटो को जब बनाया जाता है तो उसमें फोटो को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस फोटो का क्या प्रकृति है, क्या सोचकर लोग बनाया होगा, नहीं, या क्या सिंबॉलिक है। ठीक, तो ऐसी ही कोई चीज नहीं बन जाता है, कुछ ना कुछ उसका कुछ तथ्य होता है जो कहीं किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते रहता है। तो जैसे कपड़ों पे प्रतीक चिन्ह का होना, नहीं, ये कपड़ों पे प्रतीक चिन्ह है तो ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सौरियो एक आर्टिस्ट थे जिसके माध्यम से लोगों को बताया गया। नहीं, तब अब क्या हुआ कि जैसे 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी में यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा एक शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आएगी। नहीं, तो जैसे शक्तिशाली रूप में उभर कर के सामने आएगी तब क्या होगा कि बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त कर देगा। नहीं, कि बहुराष्ट्रीय साम्राज्य से जो है उतना ज्यादा विकास नहीं हो सकता है जितना राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से होगा। नहीं, कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से मार्ग को क्या कर दिया जाएगा, प्रशस्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या होता है, एक्चुअल रूप से वास्तविक रूप से देखा जाए तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जो है फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में देखा गया था। और खासकर नेपोलियन का भी अहम भूमिका रहा कि नेपोलियन के बहुत सारे विजय भी फ्रांस में राष्ट्र की भावना के प्रति एकता को जागृत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो अब इसमें क्या हुआ कि वहां पे राजनीतिक स्थिति पूरा बदल सा गया। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के बहुत सारे विजयों से राजनीतिक स्थितियां पूरी बदल सी गई। अब जैसे कि वहां पे जो फ्रांस में जो था सत्ता था कुलीन वर्गों के हाथों में था, तो कुलीन वर्गों के हाथों से निकालकर कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को निकालकर ये सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग के हाथों में दे दिया गया।
तो जैसे ही सर्वसाधारण और मध्यम वर्गों के हाथों में राजनीति को पहुंचा दिया जाएगा तो लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत सी होने लगेगी। तो और नेपोलियन का बहुत विजय जो है लोगों के लिए राष्ट्र की भावना को जागृत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद क्या होता है कि इटली और जर्मनी में जो भौगोलिक अभिव्यक्ति था, नहीं जो भौगोलिक अभिव्यक्ति था उसको लाकर एकीकरण के मार्ग में प्रशस्त कर दिया गया। नहीं तो इस चीज को ध्यान में रखें, इटली और जर्मनी में भी यूनिफिकेशन किया गया, नहीं ताकि लोगों में राष्ट्र की भावना ज्यादा से ज्यादा जागृत हो। और जब तक लोगों को राष्ट्र के प्रति जो सोच है वो राष्ट्र के हित के लिए ना होगा तब तक राष्ट्र का विकास कर पाना बहुत ही मुश्किल ही होगा। तो तब क्या होता कि फ्रांसीसी जो भी फ्रांसीसी के आधिपत्य था उसका लोग विरोध करने लगा और लोगों में देशभक्ति जो है धीरे धीरे जागृत होने लगी। अब जैसे ही लोगों में देशभक्ति का जागरण शुरू हुआ लोगों में राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास होने लगा। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। ठीक, तो फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे हुआ इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन फ्रांस, नहीं ये फ्रांस में राष्ट्रवाद की अवधारणा कैसे आया इस चीज को हम लोग समझते हैं। क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद की स्वरूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। यानी कि यूरोप की बात अगर करें तो राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का अभिव्यक्ति यानी सबसे पहली बार प्रयोग जो है फ्रांस में किया गया था। उस समय क्या था कि क्रांति से पहले क्या था कि वहां पे बुर्बो राजवंश था। नहीं, क्रांति से पहले या जिस समय फ्रांस में क्रांति हो रही थी उस समय वहां बुर्बो राजवंश था। वो बहुत ही निरंकुश था, मतलब इतना निरंकुश था कि लोगों को हमेशा सप्रेस्ड करके रखता था, जिससे लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा तंग आ गए थे। नहीं तो उसमें उस समय जो फ्रांस की क्रांति हुई या बुर्बो राजवंश में एक निरंकुश शासक था, नहीं लुई 16वां। तो लुई 16वां जो है वो बहुत तानाशाही की भावना को दिखाता था, यानी लोगों के प्रति बहुत ही जटिलता से पेश आया करता था, जिसके कारण लोग बहुत दबे कुचले से महसूस करते थे। तो अब क्या हुआ कि लुई 16वां के पास जो भी प्रभु सत्ता थी उसको समाप्त कर जनता ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया। अब जैसे ही जनता के हाथों में सत्ता जाएगा तो अब राष्ट्र के प्रति ज्यादा से ज्यादा विकास होने की संभावना हो जाएगा। तो जैसे ही जनता के हाथों में सत्ता पहुंचा, जनता जो है ये क्रांतिकारियों मतलब कि जो भी फ्रांस में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रहा था, तो क्रांतिकारी गतिविधियां को एक सामूहिक रूप से पहचान दिया गया और वहां पे एक समानता की भावना को जागृत किया गया। नहीं, पहले जो होता था राजवंशीय झंडा होता था, मतलब कि जो राजा था उसका झंडा होता था। नहीं तो उस राजवंशीय झंडा को समाप्त कर एक राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया गया जो तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। नहीं तो जैसे ही राष्ट्र ध्वज आया तो लोगों में राष्ट्र की भावना तेजी से जागृत होने लगी। तो
जो फ्रांस में जो था पहले स्टेट्स जनरल था, नहीं स्टेट्स जनरल था, उसको बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब जैसे ही नेशनल असेंबली की बात होगी, लोगों में और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, राष्ट्र की भावना जागृत होने लगेगी। तब क्या हुआ कि जो भी नेशनल असेंबली के जो भी सदस्य होंगे वो राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे, और जो भी उसके सक्रिय नागरिक होंगे वो राजशाही का समर्थन नहीं करेंगे, यानी कि सामंतवादी विचारधाराओं का विरोध करेंगे। नहीं तो जैसे सामंतवादी विचारधाराओं का विरोध करेंगे, वहां पे दो बातें होगी। दो बातें क्या होगी, पहली बात होगी संप्रभुता, नहीं संप्रभुता सोवेरिग्निटी, यानी संप्रभुता क्या होगा कि अब ऐसा किया जाएगा कि संप्रभुता जो कहेगा वो राष्ट्र में ही निहित है, यानी कि राज्य में ही संप्रभुता निहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं निहित होगा। जब तक संप्रभुता किसी राष्ट्र में निहित नहीं होगा, तब तक राष्ट्र की भावना किसी भी व्यक्ति में या राष्ट्र के प्रति जो लगाव है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो संप्रभुता जो है वो राज्य में निहित होना चाहिए, राष्ट्र में निहित होना चाहिए, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में निहित नहीं होना चाहिए। ठीक, पहला बात ये होगा। अब दूसरा बात क्या होता है कि नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा, और जब तक किसी देश में जो भी नागरिक होंगे अगर उसके स्वतंत्रता की रक्षा नहीं किया जाएगा, तब भी राष्ट्र की भावना को जागृत कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि इसके तहत नागरिकों की स्वतंत्रता को दे दिया गया। अब क्या होगा कि उस समय जो भी राजा का अधिकार था, राजा के अधिकार को जो है सीमित कर दिया गया। राजा के अधिकार को, राजतंत्रात्मक व्यवस्था को सीमित कर दिया गया, और एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। नहीं, एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई, और संवैधानिक राजतंत्र के माध्यम से जो है कि ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। नहीं, उसी समय क्या हुआ कि जो भी कन्वेंशन था, नहीं कन्वेंशन कन्वेंशन जो है वो राजतंत्र को समाप्त कर दिया, जिससे राजा रानी के मौत की सजा को सुना दिया गया। नहीं तो उसी समय गिलोटीन मशीन आया था, गिलोटीन मशीन जो आदमी को बीचों बीच काट देता था। नहीं तो 21 जनवरी 1793 यानी 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी दे दिया गया, और उसके कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को भी फांसी दे दिया गया। तो अब बात हो गई फ्रांस में कि अब जो भी आयात निर्यात होता था उस पर जो शुल्क लगाया जाता था, ये सब चीजों को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद समान कानून की व्यवस्था की गई। नहीं, लोगों में समानता की भावना के लिए प्रेरित किया गया कि जब तक समानता की भावना नहीं आएगा तब तक राष्ट्र की संकल्पना को उजागर करना आसान नहीं होगा। तो अब वहां पे क्या होगा कि अब माप तौल की भी एक ऐसा पद्धति अपनाया जाएगा जो सभी राज्यों में समान होगा। नहीं, इससे क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति जो है एकता की भावना आती है। अब वहां पे क्षेत्रीय भाषा था, नहीं क्षेत्रीय जो भाषा था, क्षेत्रीय भाषा के स्थान पे फ्रेंच भाषा का शुरुआत कर दिया जाएगा। यानी क्षेत्रीय भाषा जो वहां पे चल रहा था उसको समाप्त कर जो है फ्रेंच भाषा का शुरुआत कर दिया जाएगा, और वही फ्रेंच भाषा जो है क्या बन जाएगा, वहां का राष्ट्रीय भाषा बन जाएगा। तो फ्रेंच भाषा वहां का राष्ट्रीय भाषा